दवाओं के नाम याद रखने और उनकी स्पेलिंग याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, और दवाओं के शेयर खरीदना, उनमें मुनाफा कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? कि ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों का काम है, क्योंकि आमतौर पर दवाओं का वास्ता तो डॉक्टर से पड़ता है, और डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है ये तो आपको पता ही है। तो हम रिसर्च गुरुकुल में आज एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहे हैं जो फार्मा से और दवाओं से जुड़ा हुआ है, और जो लोगों को आमतौर पर समझ में नहीं आता, और ये है सेक्टर API, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। ये है सेक्टर। पिछली बार की तरह ही हमारे साथ है वरिंदर बंसल, फंड मैनेजर हैं, वो पेंटोमैथ फंड मैनेजर्स LLP के, और उन्होंने हमें शुगर सेक्टर बहुत अच्छे से समझाया और हमें समझ में भी आ गया। थैंक यू, आई होप सो। शुगर आसान था समझना। बहुत बढ़िया सर। ये वाला बड़ा इतना मुश्किल आसान नहीं है। हाँ, ये वैसे भी मुश्किल लगता है हमको। तो पहले तो हमें यही समझाइए कि ये API होता क्या है। चूरन। चूरन। अगर आपने बोला कि आपको बहुत आसानी से हाँ, समझाओ, एकदम आसानी से जी। तो मैं आसानी से समझा रहा हूँ। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ चूरन होता है। देखिए हम कोई भी आमतौर पे चूरन से तो हम वो क्या बोलते हैं, टॉफी बनती है या गोली बनती है, खाते हैं। बस समझ गए आप। समझ आया? ऐसा ही है। तो आप अगर कोई भी मेडिसिन खाते हैं, हाँ, तो मेडिसिन के अलग अलग रूप होते हैं। करेक्ट। या तो गोली होती है, दवा आ गई, कैप्सूल होगा, या लिक्विड हो गया, हाँ, या इंजेक्टेबल हो गया, हाँ, वो ड्रग फॉर्मुलेशन बोलते हैं उसको। हाँ, तो अलग अलग तरीके, नेसल हुआ, या अलग अलग होता है ना। वो बनते कैसे हैं? वो चूरन से बनते हैं। API कुछ नहीं होता है। API इज जस्ट ए कंपाउंड टू फॉर्म अ ड्रग। अच्छा, जो ये मतलब कोई क्रोसिन बन रही तो क्रोसिन किससे बन रही है? उसका माल मसाला है। हाँ, वो सेंट्रल कंपाउंड है बस। हाँ, किसी भी ड्रग का सेंट्रल कंपाउंड है। हाँ। और वो इतना आसान नहीं है। देखिए सी API कुछ नहीं है। एक मिनट मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। एक क्रोसिन ली मैंने, यस सर। क्रोसिन को फोड़ दी, हाँ जी, चूरा हो गया। हाँ जी, तो ये जो चूरा है ये API है। बिल्कुल सही बोले आप, है ना? बट थोड़ा सा क्या होता है ना इसमें, सी ये केमिस्ट्री है। हाँ, API कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। कोई भी चूरन जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि एक चीज लो और बन जाता है। ठीक बात है। उसमें 3 4 5 चीजें मिक्स करके प्रोसेस करके किस तरीके से होना चाहिए, और उसके पीछे बहुत R&D जाती है, बहुत R&D जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपको क्रॉसिन बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी अगर आपको ठीक होना है तो उसके पीछे 4-5 साल लगेंगे उसको धीरे धीरे डेवलप करने में। तो अलग अलग स्टेजेस आती हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन टाइप की कंपनियां, ये जो दवाएं बना के बेच रहे हैं, इंजेक्शन बना के बेच रहे हैं, कैप्सूल बना के बेच रहे हैं, इनको दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्कुल, जो चूरन चाहिए, बिल्कुल, वो ये API कंपनी देती है। बिल्कुल सही बोला। समझ में आ गया मुझे? देखो सर, सिंपल और बताता हूँ। हाँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि पहले होता है इंटरमीडिएट, उससे बाद में आता है API। इंटरमीडिएट क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है जिससे API बनता है। ठीक है। API से ड्रग फॉर्मुलेशन होता है। हाँ, जिससे ड्रग बनता है, दवा बनती है। दवा अलग अलग तरीके की हो सकती है। करेक्ट। अभी ये डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, ये कई बार बड़ी कंपनीज क्या होती हैं, बहुत बार उनका जो API यूनिट होता है वो इन हाउस ही होता है, वो बाहर से नहीं लेते। ठीक बात है। इंडिया में एक ही सबसे बड़ी कंपनी है, वो है डीवीज। सबसे बड़ी कंपनी जो प्योर API है वो है डीवीज। अच्छा। प्योर API। ओके। नहीं तो अलग सन फार्मा हुआ, डॉक्टर रेड्डीज हुआ, ये सबके सब फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। ये खुद के भी बनाएंगे और बाहर से भी लेंगे। हाँ जी, हाँ, खुद के भी, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी जरूरत है उस तरीके से। हाँ, तो इंडिया में ये जो API का मार्केट है, जो कंपनियां API के कारोबार में है, ये इतनी एकदम आजकल लाइमलाइट में क्यों है? सर इसमें ना कुछ चेंज हुआ है। हाँ, क्योंकि API क्या था ना, API बहुत कमोडिटी सेक्टर था। कमोडिटी मतलब उसमें इट्स अ वेरी 10% मार्जिन बन जाए तो बन जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वो वैसा है कि जॉब वर्क टाइप, पूरा जॉब वर्क टाइप था, पूरा जॉब वर्क टाइप था। तो आपको API बनाने वाले बहुत थे, चाइना में बहुत है, जापान में बहुत है, इंडिया में बहुत है, तो आपको मिल जाते थे। तो कभी भी किसी का फोकस नहीं रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा USFDA का कुछ भी आया वो किस पे आता था? लुपिन पे आया, सिप्ला पे आया, सन फार्मा पे आया, डॉक्टर रेड्डीज पे आया। API प्लेस पे कभी भी इतना कुछ आया नहीं था। उस पे क्वालिटी कंट्रोल उतना फोकस नहीं था। तो ये हमेशा एक कमोडिटी सेक्टर रहा था। अभी बड़ा चेंज क्या हुआ अभी इसमें? बड़ा चेंज क्या हुआ है कि चाइना में अभी टोटल ग्लोबल मार्केट, जो अलग अलग पैरामीटर्स है, जो लोग बोलते हैं कि API की टोटल मार्केट है $200 बिलियन, ग्लोबल 200 बिलियन पूरी दुनिया में। इंडिया कुछ 8% के हिसाब से है, यानी 16 बिलियन हुआ। 16 बिलियन में से हम अराउंड 10 बिलियन घर पे बनाते हैं।
अच्छा। 10 बिलियन में की, 10 बिलियन के हिसाब से हम बनाते हैं। लेकिन आज की डेट में आज भी हम 5 से 6 बिलियन जो है इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। चाहे वो इंटरमीडिएट्स हुए, चाहे वो एपीएस हुए, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल फॉर एपीआई, एपीआई रॉ मटेरियल फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन। हाँ, तो 5 से 6 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं या जापान से करते हैं। ठीक कितना है। इंपोर्ट करते हैं? ठीक है। अभी हुआ क्या कि चाइना में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। चाइना में लास्ट 1 साल में जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही हैं, कम से कम 50% फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। क्यों? पॉल्यूशन, सी वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कुछ था नहीं। तो एपीआई में बहुत पोल्यूशन होता है क्या? सी एपीआई में आपको, सी जैसे मैंने बोला, एपीआई बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है जिससे आपका दवाई बनता है, जिससे आपका मेडिसिन बनता है। और अगर उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो जाए, क्वालिटी कंट्रोल्स ना हो, R&D प्रॉपर ना हो, देन अल्टीमेटली जो खाता दवा है, सही कैसे बनेगी? हाँ, तो एपीआई चाइना में एक बहुत बड़ा केस हुआ था वल्सार्टन का, सर। वल्सार्टन का मेरे ख्याल नोवार्टिस था, नोवार्टिस का केस हुआ था। तो जिस एक चाइना एपीआई कंपनी थी जिसने वो एपीआई बनाता था नोवार्टिस के लिए, और ड्रग का नाम था वल्सार्टन। तो उन लोगों ने उसमें कार्सिजेनिक इम्प्योरिटीज थी। कार्सिजेनिक का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें कैंसर वाली इम्प्योरिटीज आ गई थी। उस केस के बाद सब बड़ी बड़ी एमएनसीज ने चाइना से एपीआई लेना बंद कर दिया। अच्छा। तो एक टाइम पे ऐसा था कि जो यूएसएफडीए वाले जो चाइनीज एपीआई प्लांट पे छापे मारे थे ना, दैट वाज सम 80 और 85, विच इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि सबसे ज्यादा यूएस एफडीए ने आंख दिखाई आप उनको। ये सोचिए कि अगर आपकी 50% ऑफ द मार्केट बंद हो जाए, तो अगर आप दवाई बनाते हो, आप प्रोसिन बनाते हो, सिंपल सी बात है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मेरे पास टाइम से रॉ मटेरियल आना चाहिए, करेक्ट, एपी आना चाहिए, क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट, ठीक है ना? तो ये सब कंपनीज को दुकान तो बंद ही कर सकते हो अपनी। सो इनको एक और मार्केट चाहिए थी, वो इंडिया है, इसलिए वो डिमांड सारी की सारी इंडिया में शिफ्ट होगी। सारी अच्छा, की तो सारी, मतलब चाइना का नुकसान हमारा फायदा। बिल्कुल सही है, Okay. वो शिफ्ट हो गई यहाँ और पे। ये कब हुआ? और ये लास्ट 1 साल से हो रहा है। अच्छा, साल भर से ही हुआ है एक अभी? साल से हो रहा है। अच्छा। 1-1.5 साल से हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये जो डिमांड है ना, और ये बहुत बड़ा डिमांड है, जैसे मैंने आपको बोला $200 बिलियन, $200 बिलियन में मेरे पास $5 बिलियन में अगर 3 बिलियन भी मैं बचा लेता हूँ, अपने इंडिया में आता है, तो दैट इज 20,000 करोड़। बहुत बड़ा मार्केट है जो यहाँ पे आता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में R&D बहुत बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एपीआई बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल आपके पास है कि नहीं है? जैसे डीवीज है, डीवीज फुली इंटीग्रेटेड है, तो डीवीज का मार्जिन 40% तक जाता है। ओके, 40% तक मार्जिन जाता है। मतलब वो इंटरमीडिएट से लेके एपीआई तक खुद ही बना रहे हैं। एग्जैक्टली। अदरवाइज कोई और कंपनी है, कोई भी और कंपनी आप लगा लो, आरती ड्रग्स भी लगा लो, जो आरती इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी कंपनी के हिसाब से आती है, उनका भी कभी 15, 16, 17% से मार्जिन ऊपर गया नहीं है। तो एक सबसे बड़ा प्लेयर वो है अपना डीवीज है। बट लास्ट 1-1.5 साल में क्या हुआ है कि आपको बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, अच्छे ग्रुप से कंपनीज हैं, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और धीरे धीरे वो कैपेक्स कर रहे हैं। तो इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है, कितनी अपॉर्चुनिटी है? इंडिया के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं जैसे बोला आपको कि अगर 200 बिलियन की मार्केट है, इंडिया 8% है, $16 बिलियन है। अगर अलग अलग रिपोर्ट्स बोलती हैं कि मैं 3 से 4 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसका अगर आधा भी बंद हो जाता है तो कम से कम 1-1.5 बिलियन का अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। ठीक बात है। वो सब डेटा आपके सामने दिया हुआ है, बिल्कुल, कि किस तरीके से है। अगर आप देखो प्राइसेस देखो, ये एपीआई प्राइसेस हैं, जिसको कमोडिटी बोलते थे हम लोग, ठीक है ना? राइट। तो लास्ट 1 साल में, 1-1.25 साल में इनके प्राइसेस 50% से 200% बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस। तो जो डेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है जून 2017 से प्राइसेस हैं। राइट। तो आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, हाइड्रोक्लोराइड है, इनके प्राइसेस 60% बढ़ गए हैं। अच्छा। तो अगर आप रॉ मटेरियल बना रहे हो, अगर आपके पास कैपेसिटी है, तो सीधा 60% जो है वो प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। तो वो चेंज आ रहा है। चाइना से हमारा जो इंपोर्ट होता था वो बहुत ज्यादा होता था। एक टाइम पे तो जो सुरेश प्रभु जी है, उन्होंने बोला था कि चाइना से इंपोर्ट जो होता है इंडिया की जरूरत का, वो 80% होता है, 80% इतना ज्यादा इंपोर्ट होता है। जो 2.5 लाख टन होता था 2014 में, 2018 में वो 3 लाख टन था। सो चाइना इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर, सिंपल सी बात है। चाइना में इतना डिसरप्शन हुआ, और ये प्लांट्स बहुत जल्दी लगते नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल को कोई बोलता है कि यार कल को चाइना वापस आ गया तो। हाँ, मेरा यही सवाल था कि भाई चाइना में प्लांट बंद हुए हैं, प्लांट कोई वो मतलब डिस्ट्रॉय थोड़ी, नष्ट थोड़ी हो गए, प्लांट तो हैं। कल को पोल्यूशन के नियमों का पालन कर ले, या हमारे यहाँ के एपीआई कंपनियां जो है अनाप शनाप पैसा कमाने लगे, और ये सारे बड़े बड़े प्लेयर फिर से चाइना की तरफ देखे तो? सर ये हो सकता है, हाँ। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा ये नहीं हो सकता, और ये साइकिल ही सबसे ज़रूरी एलिमेंट है इसमें समझने का। सो
अगर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है इस थीम में, वो इसलिए आता है कि जो डीवीज है, डीवीज ने मेरे ख्याल में लास्ट 3 या 4 साल के बाद इतना बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया। अच्छा, 1500 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया, उसने कभी अनाउंस नहीं किया। अच्छा, अगर आप डीवीज को सुनो तो डीवीज ने बहुत कैटेगोरिकली बोला है कि वो समझते हैं कि ये चाइनीज का जो डेवलपमेंट है नॉन रिवर्सेबल है, अच्छा, और ये मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। सो मैं छोटी की किसी की मतलब बात नहीं कर रहा चाइना हूँ, की जो समस्या है वो खत्म नहीं होगी, वो रहेगी। दिस इज व्हाट डीवीज सिंग, ठीक है ना, मैं नहीं बोल रहा, डीवीज बोल रहा है ये। और अगर आपका सबसे बड़ा प्लेयर ये समझ रहा है तो आई एम श्योर उसको ज्यादा समझ है। दूसरा चीज है कि अगर मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप दवाई बनाते हो, अगर सपोज करो आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अगर मैं आपको टाइम से सब कुछ दे रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, इवन चाइना में प्लांट चालू हो जाता है, तो मैं जाऊंगा क्यों? यू कैंट कट ऑफ इमीडिएटली, बिकॉज आपको आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत है टाइम से माल आना, क्वालिटी से माल आना, ये सबसे जरूरी चीज है। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि आप थोड़ा पैसा कम दोगे मुझे, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो मार्जिन कम हो सकते हैं, हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं है प्राइसेस हो सकते हैं स्टेबलाइज हो जाएं। अगर मैं जिस प्राइस में स्टेबलाइज हो सकते हैं, प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकते हैं, बट मुझे ये नहीं लगता कि वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा। मुझे अभी क्या हो रहा है, 2 चीजें हैं। जैसे मैंने बोला, कमोडिटी जो मार्केट थी, कमोडिटी से आपको वॉल्यूम और मार्जिन आने लगे। आज की डेट में वॉल्यूम भी आ रहा है, मार्जिन भी आ रहा है। कल को जाके हो सकता है आपको मार्जिन ना आए, बट आपको वॉल्यूम, मार्केट रहेगा आपके पास। आपके पास मार्केट रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। आज कंपनीज कौन सी हैं सर? जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, ये IOL आ गया था, कांची कारपुरम आ गया था, DL आ गया था, ये 200-500 करोड़ की सेल्स करते थे। उनके लिए 1000 करोड़ का भी मार्केट में, मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ भी ये $1.5 बिलियन है, 6-7,000 करोड़, थोड़ा सा मार्केट भी डाइवर्ट हो जाता है। आप इनके नंबर्स देखिए कि लास्ट 3 क्वार्टर में नंबर्स में क्या हो गया इनके। सो ये अगर मार्केट भी शिफ्ट हो गया, दैट इज गुड, वेरी गुड। प्राइसेस विल स्टेबलाइज गोइंग अहेड। और अगर आप देखो तो लास्ट 4 साल में कैपेक्स क्या हुआ है, जो लोग ये समझते हैं, तो हमने पूरा बास्केट बनाया है सारे API कंपनीज का। मतलब नया कारोबार करने के लिए कंपनियां और कितना पैसा लगा रही है। एग्जैक्टली। तो अगर आप देखो FY 15 से लेके 18 तक, 3 साल 4 साल में, और उसको कंपेयर करो उससे पहले 4 साल पे, तो आप देखेंगे कि जो बास्केट है कंपनीज की, जो सारी 10-12 कंपनीज हैं, उनका कैपेक्स डबल हो गया है। उनका कैपेक्स डबल हो गया है इनसे। तो ये बहुत बहुत टाइम के बाद कैपेक्स एटलीस्ट ये API सेगमेंट में हो रहा है। अच्छा, ये बताओ कि इंडिया में इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में ग्रोथ कितनी हो रही? अच्छा क्वेश्चन है। अगेन Q3 में अगर आप देखा जाओ ना, तो हमने 13 कंपनीज ली हैं जो API कंपनीज हैं। API में आप देखो तो सेल्स जो है 25% बढ़ा है, EBITDA 4% बढ़ा है, और पैट ग्रोथ 60% हुआ है। कंसिस्टेंटली नंबर्स लास्ट 3 क्वार्टर से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके नंबर्स में इंप्रूवमेंट बार बार हो जा रहा है। लेकिन आपको इस सेक्टर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, कि API, अकेला API को ब्लाइंडली मत ऐसा करो कि API एक ही सेक्टर है। तो API में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अच्छा, कुछ कंपनीज हैं जो प्योर प्ले APIs हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ चूरन बनाती हैं। ठीक है, सिंपल जेनेरिक, कुछ नहीं है, सिंपल जेनेरिक। जैसे डीवीज है, डीवीज इज वेरी जेनेरिक। अच्छा, वो करता है। कुछ कंपनीज जो एनिमल APIs बनाती हैं, जैसे सीक्वेंट हुआ, NGL हुआ, वो एनिमल्स के लिए APIs बनाती हैं। ठीक है, मैं बोला ना केमिस्ट्री है सर। अच्छा, ये एनिमल्स के लिए भी है? अरे एनिमल्स का भी चारा तो खाते हैं ना, सारा का सारा। अच्छा, उनके लिए भी तो मेडिसिन होती है ना। सीक्वेंट तो वही काम करता है ना, एनिमल APIs का काम करता है। देन कॉम्प्लेक्स APIs होती हैं कुछ। मतलब कॉम्प्लेक्स APIs में होता है कि हाँ दैट आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस होता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हो, ठीक है ना। देन CRAMS होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और कॉम्प्लेक्स APIs होते हैं, उसमें अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो APIs में भी अलग अलग बास्केट है, अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग मार्जिन हैं। अच्छा, तो प्योर प्ले वाला कौन है? प्योर प्ले वाला डीवीज। अच्छा, सबसे बड़ा अपना डीवीज है। हाँ। सोलारा है, सोलारा एक्टिव फार्मा, सोलारा है, अपना IOL है, IOL केमिकल्स, ये सब है। तो इन लोगों के नंबर्स देखिए आप लास्ट 2-3 क्वार्टर से कितने जबरदस्त हैं। नंबर्स पे आएंगे हम लोग, उसके नंबर्स में आपको बताऊंगा। बट अगर आप अभी वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो, क्योंकि वैल्यूएशन जरूरी है। सस्ता क्या है, महंगा क्या है, सस्ता क्या है, महंगा क्या है, इस हिसाब देखो तो हमने इसको 2 बास्केट में अलग अलग कर दिया है। ओके। एक तो है प्योर प्ले APIs, ठीक है, जिसमें हमने सोलारा, ग्रेन्यूल्स, आरती, IOL को कर दिया है। ठीक है। और एक हमने डीवीज इज द अल्टीमेट गॉड, तो उसको थोड़ा सा साइड पर दिया, बिकॉज उसके नंबर 40% मार्जिन है, वो अलग ही लीग में है वो। कॉम्प्लेक्स APIs में लॉरस हुआ, न्यूलैंड हुआ, हाइकल हुआ, सुवेन हुआ, डिशमन, कार्बोजन हुआ, उसको रख दिया है। तो इसमें मोस्टली बहुत सारे एनालिस्ट EV to EBITDA देखते हैं, क्योंकि आपके पैट में कई बार फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस आती हैं, R&D कॉस्ट आती है, जो कि
कभी होती है कभी नहीं होती हैं। तो ईवी टू एबिटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमें सोलारा, ग्रैन्यूल्स, आरती ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, 8-9 टाइम पे चल रहे हैं। आईओएल बहुत सस्ता है, कुछ 5 टाइम पे है। लेकिन इसमें एक और चीज जरूरी दिखनी होती है, जैसे आईओएल है वो एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, आइबुप्रोफेन। आपने जब भी देखा होगा आइबुप्रोफेन के प्राइसेस बढ़े, आईओएल बढ़ा, कम हुए। तो आपको जैसे आपने बोला ना रिस्क है, तो आपको अगर कोई कंपनी मिलती है जो वन प्रोडक्ट डिपेंडेंट कंपनी है, मेरे हिसाब से उसको उतना वैल्यूएशन नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक बात है, चाहे जितने भी अच्छे नंबर आ जाए उसको उतना वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। रहने वाली है। इसमें हमेशा वो कंपनी सक्सीड ज्यादा करेंगी जिनके पास डिफरेंट अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अच्छे प्लांट्स हैं, यूएस अप्रूव्ड प्लांट्स हैं, अच्छे कस्टमर्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे प्राइसेस ना बढ़े बट वॉल्यूम बढ़ते रहे। ओके तो उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स में देखो तो कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो ईवी एबिटा इनका 10 से 15 तक चला जाता है। जेनेरिक में उनको 7-8 मल्टीपल मिलता है, बट कॉम्प्लेक्स में इनका ईवी एबिटा मल्टीपल 13 से 15 होता है। तो इसलिए ये फर्क हमेशा रहेगा। आपको एनिमल एपीआई में देखोगे ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये एक चीज जरूरी है। हाँ। तो अगर आपको कभी भी कोई एपीआई के बारे में समझना हो तो आपको पहले ये चीज बहुत जरूरी समझनी है कि उनका एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है। हाँ, जितना फुली इंटीग्रेटेड है उतना बढ़िया। क्योंकि मुझे एपीआई बनाने के लिए इंटरमीडिएट्स भी लगते हैं। तो आज अगर एपीआई का प्राइस ज्यादा जा रहा है पर इंटरमीडिएट का भी ज्यादा जा रहा है, सो कॉम्प्लेक्स वाले को वो प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनका इंटरमीडिएट का प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उसके मार्जिन ज्यादा नहीं आ रहे हैं। और जो इंटीग्रेटेड नहीं है उसके फिर मार्जिन उतने अच्छे नहीं बनेंगे। ये बहुत चीज जरूरी है, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। R&D कितना स्पेंड कर रहा है, कई होते हैं कि R&D स्पेंड करते ही नहीं है, तो आपको 1-2-3 क्वार्टर दिखेगा अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल कभी नहीं होंगे। हाँ, जब तक आप रिसर्च में पैसा नहीं डालोगे तो आगे नए प्रोडक्ट अच्छे कैसे तो बनाओ। ये बहुत जरूरी चीज है। R&D स्पेंड कितना है, प्रोडक्ट पाइपलाइन कितना है, अच्छा, आप किस में हो। जैसे मैंने बोला ना, कोई ओरल में होता है, कोई लिक्विड में होता है, कोई इंजेक्टेबल्स में होता है, उसमें कितना कंपटीशन है, प्राइसिंग पावर कितना है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे पहले सारे के सारे हैं और प्राइसिंग पावर नहीं है आपका और नहीं हो, देन आपका कभी भी मार्जिन नहीं बनेगा। तो आपको इसलिए प्रोडक्ट पाइपलाइन समझना हर कंपनी का अलग अलग बहुत जरूरी है। सो इस सेक्टर में ऑनेस्टली इतना आसान नहीं है कि आप बोलो बस जितने ज्यादा प्रोडक्ट हो उतना बढ़िया, उतना अच्छा है। और किस फील्ड में है, इसमें सबसे जरूरी क्या है कि प्रमोटर इसको बहुत एक्सपीरियंस हो, प्रमोटर अनुभव वाला होना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लांट्स जितने यूएसएफडीए कंप्लाइंट होने चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स बहुत बहुत जरूरी है। R&D स्पेंड कितना की है, अच्छा, खर्चा ज्यादा करे उतना बढ़िया। मैं तो सोचता था पहले कि जितना खर्चा कम करे उतना बढ़िया। ऐसा नहीं है, रिसर्च पे खर्चा होना चाहिए। मेडिसिन है, ये केमिस्ट्री है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ भी अगर आप कमोडिटी टाइप ही खेलेंगे इसको देन कभी भी वो ग्रोथ नहीं होगा। आज की डेट में ये बड़ी बड़ी जो ये मार्जिन और बड़ा पैसा जो बनेगा वो आपकी रिसर्च के बेसिस पे बनेगा। केमिस्ट्री है ना सर, ये सारी की सारी 4-4, 5-5% आज सेल्स का खर्चा करती हैं। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट होता है ना एफएमसीजी में होता है, इसमें R&D होता है। ये बहुत अच्छा, मुझे 2-3 चीजें बताइए। एक तो ये कि चाइना की रिस्क हमेशा है कि नहीं है, कि चाइना की वजह से हमारे यहाँ ग्रोथ आई है वापस। ऐसा तो है नहीं चाइना चुप बैठेगा, उन्होंने भी तो इतना पैसा लगा के रखा है प्लांट्स वगैरह में, तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वापस शुरू हो गए तो पता है अगर ये हो सकता है। अगेन मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि इतना जल्दी नहीं होगा। मेरा पर्सनल जो है एनालिसिस बोलता है इतना जल्दी नहीं होगा। 2-3 साल का तो आराम है, पास 2-3 साल का आराम है। दूसरा चीज क्या है ना सर, कि कल को लोग चाइना के पास क्यों जाते थे? अगर आप मेडिसिन बनाते हो चाइना के पास, टाइमली डिलीवरी और खर्चा सर, खर्चा चाइना और इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, ठीक है। कल को आपको अगर कंप्लायंसेस ज्यादा हो गई हैं, अगर आपको यूएसएफडीए प्लांट करना सब हो जाए तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे चाइना के। तो मुझे जो कोई भी हूँ सप्लायर जो है मेडिसिन बनाता है, तो उसको वो चाहिए जहाँ पे खर्चे भी ना बढ़े मेरे। अच्छा, दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जैसे जो एपीआई बना रहा है, इन कंपनियों के प्लांट भी यूएसएफडीए से अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जिन कंपनियों को ये बेच रहे हैं उनके तो होने ही चाहिए। तो सपोज आजकल तो यूएसएफडीए हमेशा डंडा लेके घूमता है, कब किसको मार लग जाए पता नहीं, तो इनके प्लांट पे आ जाए या जिनको ये बेच रहे हैं उनका प्लांट बंद कर दे तो। सभी मैं बोल रहा हूँ, इसलिए प्रमोटर बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रमोटर एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसलिए छोटे जो प्लांट्स हो सके ना, क्या मतलब, ये तो यूएसएफडीए तो डॉक्टर पे लुपिन किसी पे भी एक्शन ले लेता है। एपीए में जैसे मैंने आपको बोला सबसे बड़ा डिवीज है। फिर अगर आप छोटे में जाओगे, नीचे जाओगे तो आपको ज्यादा दिखेंगे नहीं। आपको लॉरस लैब्स दिखेगा, आपको हाइकल दिखेगा, आपको सोलारा दिखेगा, आपको आईओएल दिखेगा, या वैसे कंपनी न्यूलैंड दिखेगा, जैसे दिखेंगे।
बट आपको देखना है कि हाँ भी इनके अलग अलग प्लांट्स हैं, किसी के 2 प्लांट्स हैं, कभी किसी के 5 प्लांट्स हैं, कितना प्रोडक्ट पाइपलाइन है इन सब कंपनीज का। ये हो सकता है यूएस एफडीए का जो भी है वो हो सकता है। तो फिर मुझे ये भी देखना है, ये स्टोरी ना सर, ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 क्वार्टर में पैसा बना के देगी, सिंपल सी बात है। ये स्टोरी ऐसे नहीं है, जैसे हमने पहले शुगर डिस्कस किया था, शुगर में तो सब कुछ हो रहा था, शुगर में तो सब चीजें जो हम चाहते थे वो सब इंडस्ट्री वाइज आ गई थी, साथ में आ गई थी। ये स्टोरी ऐसे नहीं है कि 1-2 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में हो जाएगा, झटके लगेंगे, चाइना से भी कुछ न्यूज आ सकती है। बट अगर ये मार्केट संभव रहा कि जैसे डीवीज बोलता है कि नॉन रिवर्सिबल है, देन इनके लिए तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा। तो फिर मुझे ये देखना है कि जिस कंपनी, जो एपीआई कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए और प्लांट भी अलग अलग जगहों पे बहुत सारे होने चाहिए, ताकि एक आध यूएसएफडी ने बंद भी कर दिया तो दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जिन कंपनियों को ये बेच रहे हैं, दवा बनाने वाली कंपनियां बड़ी बड़ी वाली, इनकी एक ही कंपनी पे डिपेंडेंस ना हो। एग्जैक्टली, बट वो नहीं होता सर, ये लोग समझदार रहते हैं। अच्छा, ये हमेशा डिस्पोज रहते हैं। हाँ। वो नहीं है, किसी का भी मेजरली ऐसा नहीं होता कि हाँ भी वो एक पे डिपेंडेंट है सारे के सारे। हाँ। अच्छा, मैं वही बोला सर, अब कौन सा शेयर महंगा है, कौन सा सस्ता है, ये कैसे पता करूँ? कौन सा, एक तो ग्रोथ के हिसाब से। हाँ। जैसे मैंने बोला कि अगर प्रोडक्ट मेरा पाइपलाइन में है और अगर इस साल मेरे 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो 4 प्रोडक्ट्स का कितना ग्रोथ आ सकता है, देन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट फाइलिंग होगा, वो चेक करना पड़ेगा। मैं इसमें वही बोल रहा हूँ कि आप वो कंपनी चूज कीजिए जिसमें तो मुझे शॉर्ट में फिर ये समझाइए कि भाई इंडिया में क्वालिटी के लिहाज से, साइज के लिहाज से, प्रोमोटर्स के एक्सपीरियंस के लिहाज से, जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या आने वाला है, उस हिसाब से मुझे टॉप 3 या टॉप 5 कंपनियों को चूज करना हो, ये टॉप 3 या टॉप 5 है, भाव छोड़ दिए, वैल्यूएशन एक बार छोड़ दें, तो वो कौन सी बनेगी? डीवीज नंबर 1 है, सबसे ऊपर डीवीज है। ओके। अगर आपको प्योर प्ले एपीएस में जाना है, हाँ। प्योर प्ले एपीएस में जाना है, तो आरती इंडस्ट्रीज और सोलारा है। आरती ग्रुप से आता है, सोलारा सीक्वेंट और स्ट्राइड से आता है। सिर्फ मैं वो देख रहा हूँ कि कौन से प्रमोटर्स हैं, वो बहुत जरूरी है। सोलारा स्ट्राइड फार्मा वाला ग्रुप है। हाँ। अनिल उनका ग्रुप है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एपीएस में जाना है तो लॉरेस बहुत शानदार कंपनी है, ठीक है ना। हाइकल, हिरेमत और बाबा कल्याणी उनकी कंपनी है, सो मैं इनमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँगा। ये जो स्टॉक है एपीआई वाले, 2-3 साल में डबल होने की ताकत रखते हैं? 100% रखते हैं। अच्छा, 3 साल में रखते हैं। 3 साल में डबल हो सकते हैं? हो सकता है, पैसा बनेगा। चलिए, बढ़िया। तो आज आप 3 क्वार्टर में देखिए, अगर इसके आप लास्ट 8 क्वार्टर में नंबर्स देखेंगे ना, कभी भी इन लोगों को सर 10-15% से 10-12% से मार्जिन कभी ज्यादा नहीं बना। अगर आप नंबर देखेंगे तो अभी इनको 20-22% मार्जिन बन रहा है इस मार्केट में बन रहा है। सो जो डेटा आएगा आपके सामने, तो उसमें आपको लास्ट चीज है ये, तो उसमें आपको पता चलेगा इसका एबिटा ग्रोथ सारी एपीआई बास्केट का लास्ट क्वार्टर 42% था, 42% था। 42% कामकाजी मुनाफा बढ़ा। जेनेरिक एपीएस का देखोगे, जेनेरिक में डीवीज हुआ, ग्रैन्युल्स हुआ, आईएल हुआ, आरती हुआ, इनका देखोगे तो इनका एबिटा ग्रोथ 70% हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, 70% हुआ। सो ये तो आज हमें एक चीज समझ में आ गई कि सिर्फ बड़ी दिग्गज फार्मा कंपनियों के बाहर भी दुनिया है, और उनकी दुनिया बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वहां भी पैसा बन सकता है और ज्यादा बेहतर बन सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से बन सकता है, धीरे धीरे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो आज मतलब छोटा मोटा डॉक्टर बन गया हूँ, इतना फार्मा मुझे समझ में आ गया। बस चूरन से लेकर दवा तक का सफर आपने आज समझा रिसर्च गुरुकुल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये पूरा सेक्टर समझाने के लिए। तो इसी तरह से रिसर्च गुरुकुल में कुछ और बेहतरीन ऐसे सेक्टर जिन पर आपको रिसर्च आसानी से मिलती नहीं, जो आपको समझ में आते नहीं, जो आपको कोई समझाता नहीं, हम वो काम करेंगे। बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।